कहाँ से लिया गया ये? सर ये मैगजीन से, अच्छा। कुरुक्षेत्र मैगजीन है। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से कुरुक्षेत्र मैगजीन से लिया गया है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रीडिंग। अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जटिल घटना है जिसने वैश्विक राजनीति और समाज को गहरे रूप से प्रभावित किया है। इस परिदृश्य की पृष्ठभूमि, कारण, प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करना आवश्यक है। तालिबान का उदय 1990 के दशक में हुआ था, जब अफगानिस्तान में गृहयुद्ध की स्थिति थी। 1996 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और अफगानिस्तान की स्थापना की। उनका शासन 2001 तक चला, जब अमेरिकी नेतृत्व वाली गठबंधन सेनाओं ने उन्हें सत्ता से हटा दिया। इसके बाद तालिबानी विद्रोही समूह के रूप में सक्रिय रहे और धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाते रहे। तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा एक जटिल और बहुस्तरीय घटना है जिसने देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचना को गहरे रूप से प्रभावित किया है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे और इसे समझने और इसके समाधान के लिए व्यापक और संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पैरा। सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म भी कहा जाता है, विश्व के सबसे प्राचीन और व्यापक धर्मों में से एक है। इसका उद्गम स्थल भारतीय उपमहाद्वीप है और यह धर्म विभिन्न प्रकार के धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक परंपराओं का संगम है। सनातन धर्म भारतीय समाज और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यह धर्म समाज में एकता, सहिष्णुता और भाईचारे का संदेश देता है। विभिन्न जातियां, समुदायों और परंपराओं के बीच आपसी सहयोग और सम्मान की भावना को बढ़ावा देता है। यह एक व्यापक और समृद्ध धार्मिक परंपरा है जो न केवल धार्मिकता और नैतिकता का पाठ पढ़ाती है, बल्कि जीवन के हर पहलू को संतुलित और शांत से जीने का मार्ग भी दिखाती है। यह धर्म केवल पूजा और अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के सभी पहलुओं में सत्य, करुणा और अहिंसा का पालन करने की प्रेरणा देता है। इसके शाश्वत सिद्धांत और मूल सदियों से मानवता का मार्गदर्शन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पैरा। धर्मेंद्र प्रधान के शपथ ग्रहण पर विपक्ष की प्रतिक्रिया ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया। इस आलोचना ने प्रधान को और अधिक जिम्मेदारीपूर्ण और पारदर्शी तरीके से काम करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही सरकार ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए अपनी योजनाओं और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से पेश करने की कोशिश की। धर्मेंद्र प्रधान का शपथ ग्रहण और फिर विपक्ष की प्रतिक्रिया भारतीय राजनीति के
गतिशील स्वभाव को दर्शाते हैं। विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया ने सरकार को अपने निर्णयों को और अधिक स्पष्ट और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। यह घटना यह भी दर्शाती है कि लोकतंत्र में स्वस्थ आलोचना और सकारात्मक दृष्टिकोण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। समाप्त। किस सवाल का है? यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। वायु प्रदूषण से बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। इससे पैदा होने वाली बीमारियों के खतरनाक स्तर तक पहुंच जाने के तथ्य उजागर हैं। कई मौक़ों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली सहित समीपवर्ती राज्यों को इस पर काबू पाने का निर्देश दे चुके हैं। सरकारें इससे पार पाने के लिए अनेक उपाय आजमा चुकी हैं, मगर हकीकत यह है कि शहरों की वायु गुणवत्ता सुधरने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ती ही गई है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक देश के 100 प्रदूषित शहरों में हरियाणा के 24 में से 15 शहर सर्वाधिक प्रदूषित पाए गए हैं। इनमें फरीदाबाद सबसे प्रदूषित शहर है। वहाँ PM 2.5 का स्तर 103 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक दर्ज किया गया, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार यह 5 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि ऐसे वातावरण में लोगों को सांस लेने में कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा और उनकी सेहत पर कैसा असर पड़ता होगा। यह स्थिति तब है जब फरीदाबाद राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का हिस्सा है। हरियाणा के बाकी शहर इसका हिस्सा नहीं हैं। फरीदाबाद के बाद गुरुग्राम की वायु गुणवत्ता भी बेहद खराब है। वहाँ PM 10 का स्तर राज्य में सबसे अधिक है। हरियाणा में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर की वजहें साफ हैं। दिल्ली से सटा होने के कारण बाहर से आने वाले ज़्यादातर वाहन किसी न किसी रूप में इसके भीतर से होकर गुजरते हैं। दूसरे हरियाणा के हर शहर में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके चलते वहां औद्योगिक क्षेत्र का निरंतर विकास होता जा रहा है। इससे शहरी आबादी और वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ती गई है। औद्योगिक इकाइयों और वाहनों का धुआं वातावरण को तेजी से प्रदूषित कर रहे हैं। सर्दी के मौसम में जब हवा संघनित होकर पृथ्वी की सतह के पास सिमट आती है तो प्रदूषण और घना हो जाता है। उस वक्त लोगों का सांस लेना दूभर हो जाता है। दिल्ली में तो
इस समस्या के चलते स्कूल कॉलेज तक बंद करने पड़ जाते हैं। जगह जगह पानी की फुहार छोड़ने वाले यंत्र लगाने पड़ते हैं। दिल्ली दुनिया का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बन चुका है। दिल्ली सरकार हर वर्ष इस समस्या से पार पाने की रणनीति बनाती है, मगर अब तक उसे इस दिशा में कामयाबी नहीं मिल पाई है। जब वायु प्रदूषण बढ़ने से परेशानियां बढ़ जाती हैं तो सरकारें एक दूसरे पर दोषारोपण भी शुरू कर देती हैं। मगर हकीकत यह है कि वायु प्रदूषण अब किसी एक राज्य की समस्या नहीं रह गई है। कमोवेश सारे राज्य इससे प्रभावित हैं। वायु प्रदूषण किसी एक क्षेत्र तक सीमित रहने वाली समस्या है भी नहीं। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में प्रदूषण बढ़ता है तो दिल्ली पर भी उसका प्रभाव पड़ता ही है। इसी तरह दिल्ली का प्रदूषण हरियाणा के सीमावर्ती शहरों पर भी प्रभाव डालता है। इसलिए अपेक्षा की जाती है कि इस समस्या से पार पाने के लिए समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए। एक दूसरे पर दोषारोपण करके या इस समस्या को राजनीतिक रंग देकर दूर नहीं किया जा सकता। इसमें औद्योगिक इकाइयों की जवाबदेही भी तय करना जरूरी है। मगर विचित्र है कि सरकारें शहरी और औद्योगिक विकास पर तो जोर देती हैं, मगर प्रदूषण से पार पाने के उपायों पर वैसी गंभीरता नहीं दिखाती। समाप्त।